नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। 400 पार और 370 पार का जो नारा है या जो क्लेम है वो इनकी बौखलाहट का ही प्रतीक है। ये किसी तरह से अपने वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए इस तरह से बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं। बाकी अंदर से हालात बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अब लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं भाई ठीक है, बाकी सब हो गया, पुलवामा भी हो गया, बालकोट भी हो गया, मंदिर भी बन गया, चलो 3 तलाक हो गया, 370 भी आपने हटा दिया, आपने जो कुछ कहा उस पे सब हम लोगों ने एक तरह से मौन सहमति स्वीकृति दे दी। चलिए अब तो बताओ यार, अब तो बताओ कि जो काला धन विदेशों में जमा हुआ था, जिसके बारे में आप रट लगाते थे और कहते थे और अपने ढिढोरचियों से भी कहलवाते थे, वो जो एक तो फर्जी योग गुरु है जो वो कहता था कि साहब विदेशों से काला धन आ जाएगा तो 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा और क्या क्या होगा, आयकर माफ हो जाएगा। मोदी जी खुद कर रहे थे 15 लाख रुपए एक एक भारतीय के अकाउंट में ऐसे ही जमा हो जाएंगे काला धन आ जाएगा। तो अब तो बताना पड़ेगा ना कि 10 साल में काला धन कितना आप वापस लाए हैं। कुछ हो इस पर कोई जवाब नहीं है। इस तरह से लगातार महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच रही है। भाई भक्त अंधभक्त कुछ भी कहें, लेकिन आज डीजल 2 रुपया कम भी कर दीजिए, पेट्रोल 2 रुपया कम भी कर दीजिए, लेकिन अभी भी 96, 98 और 100 रुपए के पार कई राज्यों में बिक रहा है ना। और वो पहले 64, 68 में बिकता था, 64, 66 रुपए, 68 रुपए में बिकता था। तब आप कहते थे बड़ी महंगाई की मार हो रही है। तो उसको तो आपको समझाना पड़ेगा। रसोई गैस का मामला है, ये तमाम चीजें हैं। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बता नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब वो बार बार कभी वो नेहरू को याद करना, कभी किसी और को याद करना, परिवारवाद की बात, वंशवाद की बात। और दूसरी तरफ ये इनकी एक स्ट्रेटजी में पता नहीं कहां से किसने इनको सलाह दी है। हालांकि उनके सलाहकार मंडली में कई बार मुझे हंसी भी आती है, तरस भी आता है कि कैसे लोग भरे हुए हैं जो उनको कुछ न कुछ ऐसा ऐसा बुलवा देते हैं जिसके बारे में मतलब हर आदमी हंसता ही है, कुछ उस पर चटखारे लेता है। लेकिन किसी ने तो ऐसा जरूर कह दिया होगा कि भाई कुछ नहीं, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक विरोधियों को उठा के बंद कर दो, उनके बैंक खातों को सीज कर दो, उनके ऑफिस को जाम कर दो और चुनाव हो जाएगा अपने आप, क्या दिक्कत क्या है। इस तरह का सलाह सुझाव जो है पहले भी लोग देते रहे हैं। कभी बार इंदिरा जी को भी देते ही थे, उन्होंने भी जो जिस तरह से किया था। मैंने कई लोग कहा, कई चैनलों पर भी कहा, हमने कहा कि भाई आप ये चीज देखिए कि जिस तरह से इमरजेंसी में राजनीतिक विरोधियों को बंद किया गया था, तो जनता की जो लाठी होती है वो बेआवाज होती है। और जब 77 में चुनाव हुआ तो लोगों ने अपना जनादेश बता दिया। उसी तरह से जब मोरारजी भाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया, उस समय भी लोगों ने उसका जवाब 1980 में कांग्रेस की सरकार को वापस लाकर दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा जनमानस था 1977 में, उसी इंदिरा गांधी को बड़े बहुमत के साथ 1980 में लाए लोग। तो ये जो काम किया है अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती तो लोग सोचते कि अच्छा ठीक है भाई चलो कुछ काम हो गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बैंक खातों को सील किया, जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, जिस तरह से हेमंत सोरेन की भाभी को भाजपा में शामिल कराया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अब किस बात का मतलब कोई जवाब नहीं है कि बात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन इतने लंबे अरसे से जेल में क्यों है। अब लोग उस पर कहते हैं कि साहब वो आप क्या बात कर रहे हैं, तो कितनी अदालतें हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों ने क्यों नहीं जमानत दे दिया अभी तक। उसका जवाब कल नहीं, परसों 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके पूछा कि भाई साहब जब भी कोई जमानत की अर्जी आती है आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं, ये क्या है, आप इसके बारे में बताइए। मुकदमा तय नहीं कर रहे हैं, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो रही है, हम कब तक जेल में रखेंगे भाई, कब तक आप इन लोगों को जेल में रखेंगे। तो अब उसमें इनको 22 अप्रैल को जवाब देना है, बताना पड़ेगा।
दूसरा ये असल में दिक्कत क्या है कि हमारा अपोजिशन जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट करता है, प्रोएक्ट नहीं करता है। अगर इसमें से भी कुछ लोग जाकर के मुकदमा करते, केस करते कि भाई बताइए जरा हमको ईडी साहब कि साहब अजित पवार जी, छगन भुजबल जी, नवाब मलिक जी, हसन मुशर्रफ साहब, नारायण राणे, ये अपने अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, इन लोगों के मामले में ईडी ने क्या किया अभी तक? पहले तो कर रहे थे, काफी एक्टिव थे, उनको कोई समन आपने जारी करके कभी बुलाया क्या अपने पास? भाई अगर वो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, इनको आपने 9 बार 10 बार समन देके बुलाया, तो आपने कितनी बार हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाया? और उसमें स्टेटस क्या है उन मुकदमों का? शारदा नारदा चिट घोटाला है या मुकुल राय के मामले का, जितने मामले हैं, एक बार अपोजिशन को लोगों को चाहिए कि जरा अदालत में जाकर के पूछें, ईडी से पूछें कि भाई क्या है। और महत्वपूर्ण तब यह हो जाता है कि चूंकि इन लोगों के बारे में आरोप किसी जयशंकर गुप्ता ने नहीं लगाया था, इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश के गृह मंत्री ने लगाया था और साफ साफ कहा था, एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहते हुए कहा कि 67,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। ये बात भोपाल की रैली में कही थी प्रधानमंत्री जी ने, और उसके 2 दिन के बाद उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। अशोक चौहान को बोल रहे थे कि साहब ये तो पूर्व सैनिकों की विधवाओं का के नाम पर जो जमीन घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, उसको हड़प कर लिया पूरा का पूरा। उसको आपने तुरंत एक दिन पहले बीजेपी में शामिल किया, अगले दिन राज्यसभा में भेज दिया। तो ईडी को तो बताना पड़ेगा कि भाई साहब वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल गेम हो सकता है, लेकिन आपने जो जांच की थी, आपने जो करी थी, शुरू किया था कार्रवाई, उसका क्या हुआ? अब मुकुल राय के मामले में बड़ा मजेदार है, मतलब ईडी ने उन पर मुकदमा किया जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे जी, वो बीजेपी में चले गए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, उसको मामले को उठा के कोर्ट फ्रिज में डाल दिया। फिर बाद में वो टीएमसी में आ गए, फिर से नए ढंग से केस शुरू कर दिया। तो कल को अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल भी पलट जाते हैं, वो भी कह देते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा हम आपकी शरण में आ जाते हैं, तब क्या होगा? मनीष सिसोदिया पे लगातार ये भाजपा के लोग जो हम लोगों से अंतर खाने कभी कभी बात होती है, वो लोग कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया लगभग तैयार हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे कहा, जबकि ऐसी एकदम झूठ बात है। ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे आप जी? तो एक मतलब सारा दारोमदार यह है कि हम राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह से क्रश कर दें। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जयराम रमेश ने, मैं उसको सुन रहा था, आपके यहां भी क्लिप देखा उसका, लेकिन मैं ऐसे भी उसको सुन रहा था। मुझे लगता है कि जो पता नहीं विपक्ष के लोग हम लोगों की बातें सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश कर रहे हैं, चाहे और लोग भी करें, पूरे देश की सभी राज्यों की राजधानियों में जाके करना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो भैया ये मामला हुआ है। और रैलियां जैसे जैसे आप कर रहे हैं, 31 मार्च को रैली हो रही है, सारी इसमें इंडिया अलायंस की रैलियां जो हैं सभी राज्यों की राजधानी, हम लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि हर राज्य की राजधानी में जाकर के वहां के जो क्षेत्रीय दल है उसके सहयोग लेकर के और बड़ी बड़ी रैलियां इनको करनी चाहिए। एक बार कारपेट बॉम्बिंग जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि आज माहौल बन गया है। आज आप दिल्ली में किसी से भी बात करिए जो भाजपा का भी सपोर्टर रहा हो, उसके भी गले बात नहीं उतर रही है कि साहब केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। इसीलिए किया ना कि उसने आपको 2-2, 3-3 विधानसभाओं में शपथ दिया। एक विधानसभा में तो आपको 3 की संख्या पे सिमट दिया, दूसरे में आप 7 पे सिमट के रह गए। नगर निगम पर भी आप कुछ भी नहीं कर सके, लगातार बदनाम किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम में जीत करके आ गए वो। तो खटका तो यही है ना, आप यहाँ की किरकिरी तो इसी बात के लिए है। लेकिन जिस ढंग से जैसे आप बता रहे थे अभी, सदानंद गौड़ा ने कह दिया कि हम अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का मतलब कि अब हम आपके खिलाफ आपकी कब्र खोदना शुरू करेंगे, क्योंकि संन्यास लेना अलग उस ढंग से होता तो फिर भाई सरकारी पार्टी है, घर में बैठ जाते, कुछ करने के बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। और गुजरात में जो हुआ है, ये 2 लोगों ने जो अपना उम्मीदवारी वापस की है, भाई वहां तो मोदी जी और शाह जी के इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं खड़कता है, और बहुत ठोक बजा करके आपने उम्मीदवार डिक्लेयर किया होगा रंजन बेन को बड़ौदा से या किसी और को जो वहां से किया था, बनासकाठा या कहां से बता रहे थे आप, बनासकाठा था, भिकाजी तो ठाकुर, हाँ भिकाजी ठाकुर, तो आपने ठोक बजा करके टिकट दिया होगा। और वहां तो मतलब
लगता है कि बस उसमें उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब कि गुजरात में भी अंडर करंट बहुत गजब का बह रहा है जो आपके खिलाफ जा रहा है। और दूसरी बात यह है राजीव जी, जैसे आप बता रहे थे ना कि इंडिया अलायंस की बात, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत हुआ है। इस घटना ने उसको और मजबूत कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इंडिया अलायंस को और मजबूत किया है। क्योंकि देखिए, जो ममता बनर्जी कल को अलग चुनाव लड़ने की बात लड़ रही थी और उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, अब ममता बनर्जी का भी बयान आ गया कि नहीं, इस मामले में सारा हम लोग इंडिया एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी जो जो छिटपुट थोड़ा इधर उधर हो रहा था लोग, वो लोग भी कह रहे कि नहीं। अब हमको तो लग रहा है कि पंजाब और दिल्ली का जो समीकरण भी बदल जाएगा इससे, कहीं ना कहीं इसमें बात अंदर खाने चल रही है। तो ये ऐसा माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है कि चूंकि जनता कंपेल कर रही है, इन क्षेत्रीय दलों का जो अहंकार हो सकता है या कांग्रेस का भी अतीत का अहंकार हो सकता है, जो कहीं कहीं सीटों के आवंटन में या तालमेल में कुछ बाधा पड़ रही है, उसको जनता का दबाव जो है, जन दबाव, क्योंकि जनता चाहती है कि अभी 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, इससे नीचे कुछ भी होना नहीं है। और अगर इसके लिए विपक्षी दल तैयार नहीं हुए तो जनता इस देश की कभी इनको माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जनता आ रही है खुल करके धीरे धीरे, और 4 जून को इसका फैसला सामने आ जाएगा। ये कितना भी कर ले, अभी हो सकता है कि इनकी दमन की कार्रवाइयां थोड़ी और आगे बढ़े, और भी कुछ लोगों को जेल भेजे, और भी कुछ काम करें, लेकिन ये जितना ऐसा कुछ करते जाएंगे तब इनके खिलाफ इनके ऊपर पड़ेगा। जी नहीं, बौखलाहट है, बौखलाहट भारी पड़ रही है, उसमें अलबल चीजें निकल रही है मुझसे, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जो क्लिक कर जाए और जो 2019 की तरह से पुलवामा और बालाकोट जैसा कोई सपोर्ट दिलवा पाए। इसलिए खोज रहे हैं बार बार। राम मंदिर का मामला चला नहीं, किसी हालत में भी आगे बढ़ा नहीं। कश्मीर का 370 का कोई मामला चला नहीं, क्योंकि आप दावा करते थे कि हम तो उत्तर भारत के लोग अब तो वहां जाके बस सकेंगे और ये होगा और वो होगा। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था उसने तो कहा कि अब हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे, अपने यहाँ बेटियों को मार देंगे, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए कश्मीर से लड़कियां लाएंगे, शादी करेंगे। अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित के परिवार को तो आप वहां बसा नहीं पाए। घटनाएं वहां लगातार कुछ न कुछ हो ही रही हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहां कश्मीर विधानसभा का, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कर पाए। जो लद्दाख में अभी वो जो सोनम वांगचुक जो है वो अभी तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार हो रहा है, आपको समझ में आ नहीं रहा है, चीजें कहीं से भी कंट्रोल में हो नहीं रही है, कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि भाई जो आप इसे उछाल रहे हैं उसमें खुद ही उलझ जा रहे हैं। अब परिवार की बात जो है, अब आप देखिए भाई, वरुण गांधी ने तो अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं लिखा है कि मैं मोदी का परिवार, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने मना कर दिया लिखने से, लेकिन अब वो जबरदस्ती कहा है कि नहीं साहब लिखो। मतलब भाजपा का परिवार नहीं, मोदी का जो कुछ भी है वो मोदी 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 मोदी, जो भी होगा मतलब मोदी की गारंटी है, मोदी ने कहा है, मोदी करेगा, मोदी करेगा। कमाल है, हर रेलवे स्टेशन पे आपने कटआउट लगा दिया कि उसका सेल्फी पॉइंट बना दिया, हवाई अड्डे पे बना दिया। मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे वहां जर्मनी में हिटलर चुनाव लड़ता था या करता था, उसी तरह का पैशन आप क्रिएट करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है। आप लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने में कोशिश में जुटे हुए हैं। आपके पार्टी के प्रवक्ता जिस ढंग से ट्वीट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मतलब वो सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान। भाई बाकी लोग कहते हैं, बाकी कहीं से बातें आती है तो बात समझ में आती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में अगर कोई कहे कि साहब इनको हम ये कर देंगे, उनको हम ये कर देंगे, तो ये तो आसानी है जैसी बात हो सकती है। लेकिन ये लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कोई इनके पास इशू इनका क्लिक हो नहीं रहा है। इसलिए कभी वो परिवार की बात कर दिया, या जैसे कभी शक्ति की बात, अब शक्ति उनको समझाने में लग गए कि नहीं साहब, दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति, फलाना शक्ति, हम तो उपासक हैं। अरे भाई, वही उसी नारी शक्ति के एक बच्ची जो है तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में, काशी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो बच्ची थी, उसके साथ 3 लोगों ने बर्बर बलात्कार किया। क्या हुआ उनका? कौन थे वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। एक बार भी मोदी जी ने अपने उस परिवार के बारे में कोई चर्चा की? क्या वो बेटी आपके परिवार की नहीं है? क्या वो नारी शक्ति का प्रतीक नहीं है वो बच्ची? इस तरह की लगातार घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं। मणिपुर की महिलाएं आपके परिवार में हैं कि नहीं है, जिनको नंगा घुमाया और उनके साथ जिस तरह की बर्बर छेड़खानी कीजिए, जो कभी आदिम युग में भी हमने सुना नहीं होगा शायद।
भरी भीड़ के सामने जिस ढंग का ये किया था। तो ये सारी चीजें होती जा रही हैं, लेकिन जो आप उछालते हैं उसके खिलाफ तुरंत निकल के आ जाता है। आपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, लोगों ने कह दिया कि अरे साहब बाकी को छोड़ दो, शंकराचार्यों ने ही विरोध कर दिया, बाइकाट कर दिया, नहीं गए वहां कोई। अब उसको इशू बनाते हैं कि साहब अखिलेश यादव नहीं गए, कांग्रेस के लोग नहीं गए, तो राहुल गांधी नहीं गए। भाई राहुल गांधी या अखिलेश यादव या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में क्यों जाएगा? अगर सरकार उस काम को करवाती, सरकार का होता तो ठीक है, लोग जाते, हम भी जाते, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन हम आरएसएस के साथ कतई हमारा जुड़ाव नहीं है, अखिलेश यादव का कतई जुड़ाव नहीं है संघ परिवार के विश्व हिंदू परिषद से और उसके द्वारा नियंत्रित जो ट्रस्ट है, जिसका जो ट्रस्टी है चंपत राय, वो विष्णु का अवतार और क्या क्या बताता है? तो उस ट्रस्ट में जिस पर इतने गबन के आरोप लगे, जितना पैसा गबन किया, जमीन का धंधा किया वहां पे जिस ढंग से, तो उस पर क्यों कोई जाएगा? भाई राम के प्रति श्रद्धा जिसकी है वो है, उसमें कहीं अटूट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आपने दंगे कराए उसी के नाम पर, तो लोग आपके साथ क्यों जाएंगे? अगर सरकार कराती, सरकार करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने कहा भी कि हम बाद में जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जब हमको जाना हुआ तो हम जाएंगे। लोग पहले भी जाते ही रहते थे। तो ये इशू भी क्या क्लिक नहीं कर पाया, अब वो परेशान है, बेचैन है। अब जो मान लीजिए अब क्रिपल करने की बात थी कि साहब विपक्ष को एकदम धराशायी कर दो, जेल में भेज दो, उनके बैंक खाते सीज कर दो। अब देखिए आज आतिशी बता रही थी ना कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है उसको सीज कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, वहां उन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऑपरेट कैसे करेगा चुनाव आयोग? जो केचुआ हमारा है उसको वाकई कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो क्या रहा है। ये जब आचार संहिता लागू हो गई है तो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है। कल मान लीजिए अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आम आदमी पार्टी के लोग चले जाते, प्रदर्शन करते, तो कौन सा बात बिगड़ जाती भाई? आप एक पहले भी होता था कि आप एक पॉइंट तक रोक देते थे कि भाई इसके आगे नहीं जा सकते, वहां आप बैठ के आईटीओ पे सभाएं कर सकते थे लोग, लेकिन आपने दबा दबा के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है? तो ये सारी चीजें चल रही हैं और वो वही असली चीज यही है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता, हमने एक बार और जब हम लोग बैठे थे तो हमने कहा था ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आज वही हो रहा है कि विवेक अब इनका मर रहा है, धीरे धीरे को खत्म, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार तो पुलवामा नहीं बचाएगा ना जी। एक बार तो कर दिया। मैं बार बार दावे के साथ कहता हूं कि आज नहीं तो कल जो शोध करने वाले लोग हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, इस बात का अध्ययन करके बताएंगे कि जनवरी से पहले भारतीय जनता अगर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती, और फरवरी के बाद, पुलवामा के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली। इसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि देखो 1990 में जो चुनाव हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या से पहले कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही थी और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो उसको लेकर के अगर कहिए कि नहीं साहब 2019 में तो जैसे लहर चली थी तो उससे इस बार और बड़ी लहर है, इस बार तो हम 370 को भी पार कर जाएंगे। हमने तो कहा था, कई बार कहा था कि भाई आप 370 नहीं पार कर सकते हैं, बल्कि 450 भी पार कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब दिल्ली के 7 के बजाय 14 सीटें आप जीत जाएंगे, हरियाणा में 10 के बजाय 15 सीट जीत जाएंगे, यूपी में 80 के बजाय 90 सीट जीत जाएंगे आप। और ये करामात हो सकता है, आप लोग करवा सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार में ऑलरेडी आप 40 में से 39 है, तो वहां भी 45-46 सीटों का जुगाड़ आप कर लेंगे। अगर ये कर लेंगे तब तो फिर 500 का पार हो जाएगा, 450 का पार हो जाएगा। अन्यथा जो है आपको 250 के लाले भी पड़ जाएंगे। मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, पिछली बार भी हम लोगों ने यही कहा था, अगर कभी भविष्य में जीवित रहेंगे और कोई शोध करने वाला सेफोलॉजिस्ट बताएगा कि वो 2019 में जनवरी फरवरी से पहले अगर चुनाव होता तो कितनी सीटें मिलती, और मार्च में जो चुनाव हुआ, अप्रैल में जो हुआ, उसमें कितनी सीटें इनको मिली, अगर दोनों में तुलना करेंगे तो ये हारते नजर आएंगे। उसमें भी 200-250 से अधिक सीटें इनकी नहीं निकल के आ रही थी, क्योंकि उस समय भी इनके जो वादे थे, चुनावी घोषणाएं थी, जिनको अमित शाह जी ने खुद कहा था कि जुमला है भाई, जुमला है। चुनाव में तो बहुत सारे जुमले फेंके जाते हैं, तो वो जुमलों पर लोग इतने नाराज थे कि लोग उसका जवाब ईवीएम की मशीनों पर देना चाहते थे। लेकिन अब वैसा राष्ट्रवाद की जो फर्जी भावनाएं भड़काई गई, जिस तरह सेना के नाम पर वोट मांगे गए कि जो पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं, क्या वो सेना के शहीदों के नाम पर वोट करेंगे? गजब गजब काम किया, लेकिन कभी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया।
तो लेकिन अब इस बार जब जनता का दबाव बढ़ेगा, देखिए एक बड़ी घटना हो रही है, जैसे बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, समाजवादी में जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं और पार्टियों में जा रहे हैं, जेएमएम में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? आमतौर पर होता है कि लोग सत्ता के प्रति जाते हैं, सत्ता के पास जाते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष में गए कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर सीबीआई, ईडी, फलाना, इनकम टैक्स सब तबाह करेगा। ये सारे खतरे झेलने के बावजूद अगर वो लोग विपक्ष में जा रहे हैं, भाजपा को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि अब मोदी जी बस हो गया, बहुत हो गया, अब आपकी और चलने वाली नहीं है। तो जनता की तैयारी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।